एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम मई सीरीज में 30 मई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझेंगे। सारे फैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन जो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से नोट कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं 30 मई के करंट अफेयर को, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। यहां पर देखिए, आज के सेशन में तीनों जो क्वेश्चन है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 2023 को भारत के पीएम ने लाल किले से कौन सी स्कीम की घोषणा की थी? चर्चित एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम कब शुरू की गई? पूरे भारत में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तीन क्वेश्चन है। पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो मिड वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड ऑन होंगे, तो ध्यान से एंड तक बने रहिए। तब तक हम चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राकेश रंजन। कौन बने? राकेश रंजन। ठीक है, आंसर सी मिल गया हमको। एसएससी के बारे में नॉर्मली आप सभी जानते हैं, आधे स्टूडेंट एसएससी की किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि यह नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्ट हैं अलग अलग विभागों में, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करती है। हाल ही में एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में राकेश रंजन की नियुक्ति की गई है। राकेश रंजन के पहले इस पद पर एस किशोर थे। इनके हटने के बाद अब एसएससी के नए अध्यक्ष राकेश रंजन बने हैं। कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही फेमस भारत के आईएएस अधिकारी हैं 1992 बैच के। अभी तक ये भारत में किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव के पद पर थे, जिन्हें अब एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पद हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन बने? राकेश रंजन। यही हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, जो कि रोज अलग अलग रहता है। तो आज आपके लिए कोर्स ऑफ द डे स्टैटिक जीके की ई बुक अवेलेबल है आप सभी के लिए ओनली 69 रुपीज में। 30+ पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी। टॉपिक वाइज पीडीएफ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए अलग अलग ई बुक है, तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ध्यान से ऑर्डर कीजिएगा, ध्यान से परचेस कीजिएगा आपकी ई बुक को। स्टैटिक जीके की 30+ पीडीएफ है। आप सभी को पता है कि बहुत ही कम समय के लिए ऑफर वैलिड रहता है, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो जल्दी परचेस करें, ताकि क्योंकि काफी स्टूडेंट के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सर ऑफर को 1-2 दिन के लिए और बढ़ाया जाए, तो उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जल्दी करें और इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। 24 आवर्स बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है किसी भी चीज को परचेस करने के लिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या है? तो पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का ये 77th सीजन है या फिर एडिशन है। आयोजन इसका हर साल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही होता है। इस साल ये 77वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। इसकी थीम की बात करें तो ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल, ये थीम है 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब आयोजन क्यों किया जाता है? तो देखिए, डब्ल्यूएचओ की एक असेंबली के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। डब्ल्यूएचओ के जितनी भी मेंबर कंट्री है उनके सदस्य, उनके डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ग्लोबल हेल्थ को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाती है। कोविड जैसे पैंडेमिक को आने से कैसे रोका जा सकता है, इन फ्यूचर अगर आता है तो क्या प्रिकॉशंस कैसे लिए जाएंगे, क्या व्यवस्था की जाए, इन सब के बारे में चर्चा की जाती है हर साल। मतलब ग्लोबल हेल्थ पर चर्चा की जाती है। तो अब आयोजन हर साल एक ही जगह पर होता है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में।
लेकिन इस साल ये 77th एडिशन है, याद रखिएगा। थीम की बात की गई है तो ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 2024 में थीम है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है। आयोजन 27 मई को शुरू हुआ था और 1 जून 2024 तक ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित किया जाएगा। भारत की ओर से जो डेलीगेशन ग्रुप गया है उसकी अध्यक्षता या उसको लीड कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा। ये डेलीगेशन ग्रुप को लीड कर रहे हैं भारत की ओर से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। ठीक है, तो WHO की एक निर्णय लेने वाली, डिसीजन मेकर के रूप में काम करने वाली एक संस्था है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। हर साल इसका आयोजन देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही किया जाता है और उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि उद्देश्य क्या है। 77th एडिशन है, याद रहेगा। ओके, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को मरणोपरांत डेग हैमरकजोल्ड पदक से सम्मानित किया गया? देखिए थोड़ा सा फॉरेनर वर्ड है तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से हर कोई प्रोनाउंस करता है, तो आप भी आपके हिसाब से देख लीजिएगा। डेग हैमरकजोल्ड अवार्ड या पदक, इससे सम्मानित किया गया है भारत के धनंजय कुमार को। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब नाम तो ठीक है, टफ है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि दिया क्यों जाता है। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो कि यूनाइटेड नेशन के होते हैं अलग अलग देशों में, कहीं भी जहां पर युद्ध चल रहा हो, घरेलू हिंसा चल रही हो, गृह युद्ध चल रहा हो, तो ऐसे केस में पीस कीपिंग ऑपरेशन जो यूनाइटेड नेशन के होते हैं उनमें जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेग हैमरकजोल्ड अवार्ड या पदक दिया जाता है। तो इस साल ये अवार्ड दिया गया है भारत के धनंजय कुमार को। वैसे विदेशों के भी काफी लोगों को दिया गया है, लेकिन भारतीय जिन्हें मिला ये कौन है? धनंजय कुमार। तो 30 मई को भारतीय शांति रक्षक नायक धनंजय कुमार को मरणोपरांत डेग हैमरकजोल्ड पदक से सम्मानित किया गया। ओके, ये जो पदक है धनंजय कुमार को महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने दिया है या घोषणा की है इन्होंने, जो कि यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में महासचिव है। इन्होंने घोषणा की है कि भारत के धनंजय कुमार को यह अवार्ड या पदक दिया जाएगा। यहां पर अवार्ड क्यों दिया जाता है, पदक क्यों दिया जाता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। इस वर्ष भारतीय शांति रक्षक समेत, मतलब भारत के धनंजय कुमार के समेत 60 से अधिक सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति रक्षकों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत की ओर से यह धनंजय कुमार को दिया जा रहा है। वैसे कल के सेशन में एक और अवार्ड मैंने आपको बताया था जो कि एक भारतीय को ही मिला है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कौन थी ये? भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर राधिका सेन। इनको हमने कल डिस्कस किया था। इन्हें सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। क्यों? इन्होंने भी पीस कीपिंग जो ऑपरेशन है, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन है, उनमें पार्टिसिपेट किया है, अपना योगदान दिया है ना, इसलिए इन्हें ये अलग अवार्ड दिया गया। और धनंजय कुमार को जो अवार्ड दिया गया वो कौन सा है? डेग हैमरकजोल्ड पदक। इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के द्वारा। यह हर साल किसी ना किसी को दिया जाता है। चर्चित व्यक्ति सत्यदीप गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? सत्यदीप गुप्ता की बात करें, पर्वतारोही है। इमेज देखना है तो ये इनकी इमेज थोड़ा दिखेगी नहीं, पर्वतारोही है, मुंह पे मास्क लगा रखा है क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता, ठीक है, सत्यदीप गुप्ता की बात करें तो इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? ये बन गए हैं सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला पर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से दोनों ही पर्वत चोटियां देखने को मिलती है। इस पर एक ही सत्र में 2 बार इन्होंने चढ़ाई की। मई में कुछ समय पहले भी ये चढ़े थे और अब ये दूसरी बार लगातार दोनों चोटियों पर चढ़कर इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया है। माउंट एवरेस्ट से माउंट लोहत्से तक इन्होंने 11 घंटे 15 मिनट में यात्रा करी और एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहले देखिए माउंट लोहत्से जिसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर, माउंट एवरेस्ट के पास ही ये हमें देखने को मिल जाता है। तो इस पर चढ़ाई की और साथ ही साथ
8,848 ऑलमोस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मैंने आपको पहले ही बताई थी, ऑलमोस्ट ये कंसिडर की जाती है, पर कहीं कहीं 8850 भी हमें देखने को मिलता है। तो इस पर भी चढ़ाई करके इन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम किया है, एक ही सत्र में 2 बार, क्योंकि इसके पहले भी 21 मई को सत्यदीप गुप्ता दोनों ही पर्वत चोटियों पर चढ़ चुके, और अब मई के एंड में ही, मतलब विद इन 9-10 दिन में ही वापस इन्होंने दोनों पर्वत चोटियों की चढ़ाई की। तो ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन है? सत्यदीप गुप्ता, पर्वतारोही है। हाल ही में चर्चा में रही कैंपी फ्लैग्रेई सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कैंपी फ्लैग्रेई सुपर वोल्केनो ये स्थित है इटली में। अब सुर्खियों में क्यों है या चर्चा में क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। ज्वालामुखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि विस्फोट हुआ होगा। इस ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आया है, जिसके कारण इस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला, और ये पूरे दशक का सबसे शक्तिशाली विस्फोट है जो कि कैंपी फ्लैग्रेई सुपर वोल्केनो में देखने को मिला इटली में। इटली के नेपल्स में यह ज्वालामुखी स्थित है और एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। भूकंप के कारण हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इटली में। वर्ल्ड के कुछ अदर वोल्केनो भी मैंने आपको पहले भी बताए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। माउंट विसुवियस पहले हम बात कर चुके हैं, यह भी इटली का एक वोल्केनो है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर। माउंट फूजी जापान में। माउंट सेंट हेलेंस यह वॉशिंगटन में देखने को मिलता है यूएसए में। और किलाउआ, इसे नोट कीजिएगा, यह यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। यह अदर ज्वालामुखी है। और अभी कैंपी फ्लैग्रेई सुपर वोल्केनो कहां पर है? तो यह इटली में स्थित है, इटली के नेपल्स में, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 मई को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इजीली बता दोगे। 30 मई को गोवा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को पता है गोवा सबसे आखिरी में आजाद होने वाला भारतीय राज्य। पुर्तगालियों का शासन था गोवा पर। 1947 के बाद, आजादी के बाद भी 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में था। आगे चलकर 1961 में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा और दमन और दीव इन दोनों को ही भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया, और उस वक्त इन्हें यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, यूटी बना दिया गया। आगे चलकर 30 मई 1987 गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना, और दमन और दीव को अलग करके इसको यूटी ही रखा गया। तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 में गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना था। गोवा की छोटी सी अगर हम डिटेल देख लें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा भारतीय राज्य, कैपिटल पणजी, भाषा कोंकणी, पीएस श्रीधरन पिल्लई इस राज्य के गवर्नर हैं, और प्रमोद सावंत इस राज्य के सीएम के पद पर हैं। स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है गोवा का। आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो नासा के मैगलन मिशन की बात करें तो यह संबंधित है शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह पर वहां के मानचित्र को डिटेक्ट करना, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके अलावा शुक्र ग्रह की सतह का अध्ययन करना, यह मुख्य उद्देश्य नासा के मैगलन मिशन का। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो नासा के मैगलन मिशन के द्वारा वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिटेक्ट किया है। इन्होंने शुक्र ग्रह पर लावा प्रवाह के चिन्ह देखे हैं, मतलब लावा कभी यहां पर बहा होगा, ऐसे चिन्ह इनको शुक्र ग्रह पर मिले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1990 से लेकर 1992 के बीच में यहां पर ज्वालामुखी सक्रिय रहा होगा शुक्र ग्रह पर, ठीक है। तो मैगलन मिशन के द्वारा इसका पता लगाया गया है। नासा का मिशन है। 4 मई 1989 को इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया, रडार इमेजिंग का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्र बनाना और शुक्र की सतह का अध्ययन करना, ठीक है। यहां पर संभावनाएं खोजना कि कौन सी मेटल्स मिल सकती है, क्या जीवन के अणु होना तो मुश्किल है, यहां पर जीवन की संभावना तो ना के बराबर है,
क्योंकि सूर्य से निकट का ग्रह है, लेकिन दूसरी अदर मेटल्स क्या क्या मिल सकती है इस ग्रह पर, इसका पता लगाया जा रहा है। ठीक है, तो मैगेलन मिशन की यहां पर बात की गई है, तो किसका मिशन है? नासा का, शुक्र से संबंधित। हाल ही में किस भारतीय ने शारजाह चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम किया? शारजाह चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट में महिला जो वर्ग का खिताब है ये जीता है भारत की दिव्या देशमुख ने। महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। यूएई के शारजाह में इस चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। दिव्या देशमुख ने भारत की महिला वर्ग में यह खिताब अपने नाम किया। ठीक है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। महिला वर्ग का खिताब मिल गया इनको। पुरुष वर्ग का खिताब ईरान के बर्दिया दानेश्वर ने जीता है। वैसे लास्ट ईयर पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो भारत में ही आया था, तब अर्जुन एरिगेसी ने 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन इस साल ये टॉप 10 में रहे हैं, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। खिताब ईरान के बर्दिया दानेश्वर ने अपने नाम किया। ईरान के शतरंज खिलाड़ी है। महिला वर्ग का खिताब पूछा गया है, तो शारजाह चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीता दिव्या देशमुख ने। डन। आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाता है। वहां के शारजाह में आयोजित किया जाने वाला शतरंज टूर्नामेंट है। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया? प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक भारत का। जानते हैं आरबीआई के बारे में? कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। सही है। हेडक्वार्टर मुंबई में। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ, आरबीआई के, केंद्रीय बैंक है भारत का। कमेंट में बताना आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। इजी है पर बता दो। ठीक है, ओके। तो आरबीआई ने हाल ही में क्या किया है कि प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है महाराष्ट्र के मुंबई में। यहां पे आंसर मिल जाएगा। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर मिल गए शक्तिकांत दास। इन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई में प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया। पूर्ण रूप छोड़ दो, पर यह याद रखो कि प्रवाह पोर्टल का काम क्या है। तो देखिए, आरबीआई से किसी भी संस्था या व्यक्ति को अगर ऑथराइजेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए या किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, तो वो डायरेक्ट प्रवाह पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है। मतलब ऑल ओवर एक एप्लीकेशन दी गई है, एक मंच दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था आरबीआई से ऑथराइजेशन, लाइसेंस या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से। तो ये प्रवाह पोर्टल है किसका है? आरबीआई का। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए। देखिए, जो गोल्ड जीता हो उसको याद कर लो, और रेसलिंग से संबंधित खिलाड़ी है, नाम याद रख लेना। पर साथ ही साथ आयोजन कहाँ हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2024 में। भारत ने इस प्रतियोगिता में 1 गोल्ड जीता और इसके अलावा 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। टोटल 7 मेडल इंडिया ने अपने नाम किए हैं एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में। अब जिसने गोल्ड जीता है उसके बारे में तो पता होना चाहिए। इस प्रतियोगिता का एकमात्र गोल्ड मेडल भारत के श्रीमत झा ने अपने नाम किया। रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, रेसलिंग खिलाड़ी है भारत के। यहां पर अदर इंफॉर्मेशन देखे तो देखिए, लक्ष्मण सिंह भंडारी ने मास्टर वर्ग में 2 ब्रॉन्ज जीते और महिला वर्ग में अरुणाचल प्रदेश की ईबी लोलेन। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईबी लोलेन किस खेल से संबंधित है, तो रेसलर है, अरुणाचल प्रदेश से है। इन्होंने भी देखिए 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। गोल्ड इंपॉर्टेंट है, तो एकमात्र गोल्ड जीता है किसने? श्रीमत झा ने। किस प्रतियोगिता में? तो यह प्रतियोगिता है एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। टोटल मेडल हमारे पास आए कितने? 7, 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज। डन। यहां पर
30 मई के सभी करंट अफेयर हो गए। अब हम बात करेंगे यहां पर लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आंसर आप ही को करना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया जाएगा? तो बता चुका हूं शुरुआत में मैं, आंसर मन में खुद करना, ठीक है ना। तो ये कौन हो जाती है? राधिका सेन। और फास्ट आंसर आ जाना चाहिए आपके मन में। पपुआ न्यू गिनी भूसंकलन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण 2000 से अधिक लोग दब गए थे मिट्टी में। यह देश किस महासागर में? तो दक्षिण पश्चिम महासागर में। थर्ड, नाटो समूह के कितने देश रूस और बेलारूस की सीमा पर ड्रोन वॉल बनाने पर सहमत हुए हैं? तो कितने देश हैं? 6। यूनाइटेड नेशन शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 की थीम क्या है? फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। कमेंट में ये बता देना कि ये डे कब मनाया जाता है, कल के सेशन में बता चुका हूं। आगे, चर्चा मेरा संविधान का अनुच्छेद 329 बी किससे संबंधित है? नेशनल इलेक्शन कमीशन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। आंसर बी। मोनाको, मैंने आपको मिड वीडियो में क्वेश्चन दिया था, मोनाको किस महाद्वीप में? सभी स्टूडेंट के सही आंसर आए, यूरोप महाद्वीप का देश है मोनाको। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर समीर वी कामत। अमेरिकी रिसर्च फर्म और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोल्डमैन सर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगी? 6.7%। अफ्रीकी देश चाड का नया पीएम को नियुक्त किया गया? अल्लामे हलीना। किस देश के अंतरिक्ष संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट प्री फायर लॉन्च की गई? तो जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट प्री फायर को लॉन्च किया है अमेरिका ने। डन। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को ले लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। भारत और किस देश के मध्य में अभ्यास तर्कश 2024 शुरू किया गया? तो अभ्यास तर्कश भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित किया गया। रॉबर्ट फीको किस देश के पीएम है? हाल ही में इन पर जानलेवा हमला हुआ था। स्लोवाकिया के पीएम है रॉबर्ट फीको। बिल्कुल सही आंसर आया है पारुल जोशी का। इन्होंने मिड वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे उनका भी आंसर किया है। 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। मोनाको कंट्री है यूरोप की, और लिथुआनिया के पश्चिम में कौन सा सागर है? एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, तो ये है बाल्टिक सागर। डन। तो जितने भी स्टूडेंट है सभी के सही कमेंट आए, बिल्कुल सही आंसर आए हैं। आज के सेशन में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी आप कमेंट कीजिए, देखते हैं किसके आंसर सही आते हैं। कोर्स ऑफ द डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी और इंग्लिश, जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट है ध्यान से परचेस कीजिएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।